नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ अंतराल के बाद आज हम यहाँ पर फिर से निशुल्क एनसीईआरटी सीरीज़ की श्रृंखला के अंतर्गत अगले अध्यायों को शामिल कर रहे हैं और इसकी फिर से शुरुआत कर रहे हैं। क्षमा चाहेंगे इस बात के लिए कि बीच में कुछ अंतराल हुआ, आप लोगों को असुविधा हुई। आप में से कई लोगों के जो मैसेज थे या फिर व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग मुझे मिल करके इस बारे में सवाल पूछ रहे थे कि सर सीरीज़ फिर से कब शुरू होगी। तो आप लोगों की अब जो एक समय सीमा थी, इंतज़ार था, वो समाप्त हो गया है और इस सीरीज़ को अब फिर से शुरू कर दिया गया है। तो कक्षा 6 तक के जो विषय थे या जो भी कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी विज्ञान एवं तकनीक की जो पुस्तक थी उसमें जो भी विषय थे, और तकनीक तो क्या ही कहें, सामान्य विज्ञान की ही पुस्तकें हैं ये, तो उसके अध्याय हमने पूरे समाप्त कर लिए हैं। अब कक्षा 7 की जो पुस्तक होगी उससे हम आज के सेशन में शुरुआत करेंगे और उसके बाद एक एक करके उसके अध्यायों को जो भी महत्वपूर्ण है और जो आपको पढ़ने चाहिए उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की जो पुस्तक है वो कौन सी है? कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, ये इसका फ्रंट पेज है, जिस तरह से इसको बनाया गया है। हमारी कोशिश यही रहती है, पहले भी हमने यही कोशिश की है कि इसके अंतर्गत जो भी प्रमुख बातें हैं उनको ही डिस्कस करें, उसके बहुत एडवांस फॉर्मेट में ना जाए, ताकि आपको पुस्तक के दायरे में रहते हुए चीज़ों को सीखने का मौका मिल सके। तो विषय सूची यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि आज इस पुस्तक का पहला दिन है तो अलग अलग अध्याय इसमें शामिल किए गए हैं और मुझे इसमें 13 अध्याय मिले हैं। ठीक है, कौन कौन से अध्याय हैं? पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, ऊष्मा, अम्ल, क्षारक और लवण, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जीवों में श्वसन, इसी तरह आप देखेंगे जंतुओं और पादप में परिवहन, पादप में जनन, गति एवं समय, विद्युत धारा और इसके प्रवाह, प्रकाश, वन हमारी जीवन रेखा और अपशिष्ट जल की कहानी। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे भी आपको दिख रहे होंगे जो एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान एवं तकनीक के खंडों में एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के सेक्शंस का भी जो मिला जुला एक अनुपात है वो आपको कुछ प्रतिशत में दिखाई देगा। अब जो टॉपिक से कैसे जुड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो कुछ बेसिक्स को सीखेंगे, फंडामेंटल्स को सीखेंगे, वो आपको बाकी विषयों से भी कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करने के साथ साथ वहाँ पर भी जो चीज़ें हैं आपको इसके समकक्ष दिखाई देंगी। यानी यहाँ कुछ पढ़ने के बाद उसके एप्लीकेशंस वहाँ मिल सकते हैं, वहाँ कुछ सीखने के बाद उसकी टेक्नोलॉजी या उसके पीछे का साइंस यहाँ मिल सकता है, उसका भूगोल आपको अगले विषय में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा पहला अध्याय है वह है पादपों में पोषण। तो आपने कक्षा 6 की जो पिछली पुस्तकें हैं उसमें इस बारे में पढ़ लिया था, जैसा कि ये पुस्तक शुरुआत करती है कि जीवों के लिए भोजन आवश्यक है ना, और भोजन के कौन कौन से अवयव हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सभी क्या है? भोजन के घटक माने गए हैं, है ना। तो भोजन के घटक ये सभी हैं, लेकिन ये जो भोजन के घटक हैं हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं और हम इनको क्या कहते हैं? पोषक, है ना। पोषक तत्व हम कहते हैं। हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, विटामिन जरूरी है, खनिज तत्व जरूरी है, ठीक है, फैट जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, ये सभी चीज़ें इसी से मिलकर के हमारा शरीर तैयार होता है। हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, जो भी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है उनको भी ऊर्जा मिलती है, वो खुद की मरम्मत कर पाती है, प्रोटीन का इस्तेमाल करती हैं, ये सभी चीज़ें इतना आपने सीख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं और जैसा कि टॉपिक बताता है कि पादपों में पोषण, तो एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं या अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आपके चारों ओर जो भी पेड़ पौधे मौजूद हैं या जो भी पादप मौजूद हैं, अगर उन सभी को एक दिन के लिए हटा दिया जाए तो जो आपके आसपास का जीवन है वो सर्वाइव करने लायक नहीं होगा, या यदि हमेशा के लिए वो पौधे नष्ट हो जाएं तो जो भी जीवन जगत हम अपने आसपास देखते हैं वह उस तरह से मौजूद नहीं रह जाएगा। जी हाँ, क्योंकि पादप बहुत जरूरी है किसी भी जीव को भोजन प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो पादप वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सभी जीवों के लिए लगभग भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तो आप ये मत कहिएगा कि घर पर हमारी मम्मी आलू की सब्जी या भोजन बनाती हैं, क्योंकि वह भी भोजन के लिए किसी पादप के द्वारा दिए हुए पदार्थ का ही उपयोग करते हैं या कोई भी करता है। तो पादप वो प्राथमिक जीव हैं या प्राथमिक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और यहाँ से ही ये पुस्तक शुरू है कि पादपों में पोषण का निर्माण कैसे होता है। तो आज की पुस्तक में कुछ शब्द आएंगे, एक एक करके हम उनको देख लें। जैसे कि एक शब्द आएगा स्वपोषी। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? हो सकता है आप में से कई लोग जानते हो।
हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, जो जानते हैं उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा। एक शब्द आएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? विषम पोषी क्या है? परपोषी क्या है ना? आपने पढ़ा होगा कई बार, परपोषी, परजीवी, विषम पोषी, कीटभक्षी पादपों के बारे में आपने पढ़ा होगा। पोषक क्या होता है ये भी हमने पीछे सीख लिया। परजीवी किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे कार्य करती है, क्या होती है। हालांकि इसके एडवांस क्लासेस में जाने के बाद हम उस पर थोड़ा सा और विस्तार से बात कर लेंगे, लेकिन इस कक्षा में जितना आवश्यक है, जितना पुस्तक बताती है वो सीख लेंगे। उसके बाद मृतजीवी क्या होते हैं, रंध्र किसे कहते हैं, एक संबंध की बात है सहजीवी संबंध, ये कैसे होता है, कवक किसके अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके बारे में आप बेसिक चीजों में सीखेंगे। ठीक है, अगर आप सीख चुके हैं अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए। तो पादपों में पोषण की विधि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास मौजूद जो भी जीवन आपको दिखता है उसके लिए पादपों द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है, जिसको हम खाद्य संश्लेषण कह सकते हैं। जैसा आपने प्रकाश संश्लेषण एक शब्द सुना है, कह सकते हैं कि खाद्य संश्लेषण। और चूंकि खाद्य को संश्लेषित करने में प्रकाश का यानी सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, इसलिए एक टर्म निकल करके आता है प्रकाश संश्लेषण। तो भोजन बनाने के लिए पौधों को कई तरह की चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे कि जल की, खनिज पदार्थों की, सूर्य के प्रकाश की, क्लोरोफिल की। ये सभी चीजों का उपयोग करते हुए जो पादप है अपने भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो एक जो बात आती है पोषण, पोषण किसे कहते हैं? तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो जो पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो क्या है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा इसके उपयोग की विधि अगर पोषण कहलाती है, तो ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वो क्या कहलाती है प्रक्रिया? स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण की प्रक्रिया। और ऐसे जीव जो इस प्रक्रिया से जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। तो पौधे क्या हैं? स्वपोषी का अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो कौन से हैं? पौधे। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए क्या सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, तो नहीं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्वपोषी नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं या ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? ऐसे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित हैं या अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करते। पौधों पर आश्रित हो सकते हैं, किसी दूसरे तरह की जीव जंतुओं पर आश्रित हो सकते हैं। वो जीव जो पौधों पर आश्रित है आप उन पर आश्रित हैं, या ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित है आप उन पर आश्रित हैं। तो डायरेक्टली ना आप भोजन बना रहे हैं ना वो जीव भोजन बना रहे हैं। भोजन प्राथमिक रूप से कौन बना रहा है? वो बना रहा है पौधा। ठीक है, उसको संश्लेषित कर रहा है। पृथ्वी पर मौजूद जो जीवन है उसमें अगर आप भोजन की बात की शुरुआत ही करेंगे तो वो पौधे से ही आएगी। ठीक है, उसके बाद कोई भी सेकेंडरी या टर्शरी उसकी प्रक्रिया के तहत जुड़ सकता है। जैसा आप खाद्य श्रृंखला में पढ़ते हैं, सबसे ऊपर कौन होते हैं? हरे पादप। ठीक है, उसके बाद आपको मिलते हैं फिर शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद सर्वाहारी एक कैटेगरी आ जाती है। उसके बाद आप परजीवियों को पढ़ते हैं, है ना, आप घटकों का संसार पढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें खाद्य श्रृंखला में आएंगी। तो इसके बाद खाद्य श्रृंखला का जो अगला चैप्टर है या अगली क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा, उसका बेसिक्स यहाँ आप पढ़ लीजिए। तो ऐसे जीव जो पौधों पर निर्भर हैं, ठीक है, या ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों पर निर्भर हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विषम पोषी। ठीक है, जो अपना भोजन उसका निर्माण स्वयं नहीं करते, वो सभी कहलाते हैं विषम पोषी। ठीक है, तो अब एक सवाल आपके सामने ये आएगा कि अच्छा ठीक है भाई, पौधे भोजन बनाते हैं, पता चल गया, तो पौधे भोजन बनाते कैसे हैं? पौधे के अंतर्गत जो खाद्य की फैक्ट्री है, खाद्य का निर्माण होता कहाँ है? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। तो जो पौधों या पादपों की खाद्य की फैक्ट्रियां हैं वो होती है उसकी पत्तियां। तो पौधे के अंतर्गत जो भी खनिज पदार्थ हैं, जो भी जल की मात्रा है, ठीक है, जो भी अन्य तरह के पदार्थों का जो संचरण है, पौधे की जड़ से लगा करके, उसके तने से लगा करके, शाखाओं से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है। तो पूरे पौधे में एक तरह का जो संचरण है वो कहाँ से शुरू होता है? उसकी जड़ से। यानी जड़ें जो मिट्टी के अंतर्गत तक जाती हैं, मिट्टी के नीचे जाती हैं, वहां से पोषक तत्वों को खींचती हैं, है ना। और पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है कहाँ? उसकी पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में क्या होना है? खाद्य का निर्माण होना है, क्योंकि ये खाद्य की फैक्ट्रियां कहलाती हैं।
इसमें कई सारे, अगर आप देखेंगे एक पत्ती की संरचना को, वैसे तो पत्ती की संरचना बहुत जटिल हो सकती है, एक सामान्य संरचना जो इस पुस्तक के थ्रू आपको समझनी है, तो क्या है, इसमें छोटे छोटे आपको रंध्र दिखेंगे, दिख रहे हैं, ये पोर्स इनको बोल सकते हैं, इनको कहते हैं सूक्ष्म रंध्र, ठीक है। और इन सूक्ष्म रंध्रों के अंतर्गत ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रवाह होता रहता है। जल आपको पता है कहाँ से आ रहा है, जड़ों से आ रहा है, और जब वहां से जल आ गया, खनिज पदार्थ आ गए, पोषक पदार्थ आ गए, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, अब सूर्य की आवश्यकता और होगी, है ना। तो सूर्य की आवश्यकता कैसे होगी, मान लीजिए यहां सूर्य है, ठीक है, और सूर्य से आने वाला प्रकाश जो पत्तियों तक पहुंच रहा है यह आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश। एक चीज और आवश्यक है, वो कौन सी है, वो यहां पर लिखी हुई है, आपको दिख रही है, वो है क्लोरोफिल। तो पत्तियों में मौजूद जो हरा वर्णक आपको दिखाई देता है, हरा रंग दिखाई देता है, वो होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है किसी भी पौधे को भोजन का निर्माण करने के लिए। अगर ये क्लोरोफिल ना हो तो ये पत्ती भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगी, सूर्य की ऊर्जा को एक तरीके से जैविक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं, जैसा कि आपने देखा है कि कोई इमारत जिस तरह ईंटों से बनती है, वैसे भी किसी भी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, इसी तरह पादपों में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो कोशिकाओं को अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखें तभी ये आपको दिखाई देंगी। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं। हालांकि आगे आने वाली क्लासेस में हम कोशिका की संरचना पर विस्तार से बात करेंगे, डीएनए पर बात करेंगे, यानी उसके आनुवंशिक पदार्थ पर बात करेंगे, कई सारी चीजें अभी आएंगी। बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, कई जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे आप अमीबा ले सकते हैं। तो कोशिका एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरी होती है, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इस कोशिका में आपको क्या दिख रही है, ये वाला जो बाहर का इसका हिस्सा है, ये क्या है, ये है कोशिका झिल्ली। इसमें केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है, जो केंद्र में मौजूद है उसको कहते हैं केंद्रक, जैसे आपको ये दिख रहे हैं, है ना, केंद्रक। और जो जेनेटिक पदार्थ होता है वो केंद्रक में पाया जाता है, इस पर विस्तार से और कभी बात करेंगे। तो केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। अब ये जो भरा हुआ आपको पदार्थ दिख रहा है किसी भी कोशिका में, ये है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका की संरचना है, कोशिका की संरचना और जटिल है, पौधे की जो है वो थोड़ी सी और जटिल है, उसमें क्लोरोफिल भी मौजूद है और भी चीजें मौजूद है। तो अगर आप क्लोरोफिल की संरचना देखें, द्वार कोशिकाएं पत्ती की काट को देखें, तो आपको इस तरह से चीजें दिखाई देंगी। इसको कहते हैं रंध्री द्वार, ठीक है, जहां से सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीजें प्रवेश करती हैं और एक खाद्य का निर्माण करती हैं। अब जो खाद्य का निर्माण यहाँ हो रहा है, खाद्य किस रूप में जमा होगा, खाद्य जमा होगा रंध्रों के माध्यम से पौधे के अंतर्गत मंड के रूप में, जिसको आप स्टार्च कहते हैं। तो जिस भी पौधे में आपको स्टार्च की प्रक्रिया बनती हुई मिले या स्टार्च वहां पर संचित रूप में दिखाई दे, समझ जाए कि वहां पर प्रकाश संश्लेषण हुआ है। तो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो खाद्य संश्लेषण करते हैं उसको ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों में क्लोरोफिल आवश्यक है, जल एवं खनिज आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इसका एक फॉर्मूला लिखें तो वो कैसे बनेगा, इसमें आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, और दूसरा क्लोरोफिल जो आपने अभी पीछे पढ़ा है, ये आवश्यक है। उसके बाद आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। जब पौधा इस प्रक्रिया से गुजरता है तो पत्ती में ये सभी चीजें होती है और फिर बनता है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मौजूद होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन। तो कुछ ऑक्सीजन मुक्त भी हो रही है। चलिए, अब एक प्रश्न आपके सामने ये आएगा कि आखिरकार चलिए जो हरी पत्तियां हैं उसमें क्लोरोफिल मौजूद है, तो वो तो एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर रहा है,
लेकिन आपने कई सारे पौधे ऐसे देखे होंगे जिसकी पत्तियां अलग अलग रंगों की होती हैं, जैसे कोई बैगनी हो सकती है, कोई लाल दिख सकती है, कोई किसी अन्य रंग की दिख सकती है। इसका मतलब ये नहीं इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है, इनमें भी क्लोरोफिल उपस्थित होता है, लेकिन अन्य वर्णकों के चलते यानी अन्य रंगों के चलते जो क्लोरोफिल है उसका रंग हरा वाला दब जाता है और आप कुछ अन्य तरह के रंग दिखाई देने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि पौधे का केवल एक ही भाग प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, कई सारे पौधों का हरा तना या हरी शाखाएं भी इस प्रक्रिया में जुड़ जाती हैं। तो ये अलग अलग स्थानों पर मौजूद अलग अलग वनस्पति की विशेषता के आधार पर ऐसा होता है। अब एक सवाल आपके सामने ये आएगा कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य तरह के जो खाद्यों का संश्लेषण है वो कैसे होता है और कौन कौन से खाद्य का संश्लेषण हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने पढ़ ली कि उसके जरिए कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन आपको पता है कि पौधे में केवल कार्बोहाइड्रेट का ही निर्माण नहीं होगा, प्रोटीन का निर्माण भी होगा। तो प्रोटीन का अगर आप निर्माण देखेंगे तो प्रोटीन के निर्माण के लिए एक और तत्व आवश्यक है जिसे कहते हैं नाइट्रोजन। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। तो पौधा अब नाइट्रोजन का इस्तेमाल कैसे करेगा? देखिए, वायुमंडल में हमारे मुक्त मात्रा में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है ना, लगभग 78% आप पढ़ते हैं उसका जो आंकड़ा, तो इतनी सारी मौजूद है। तो क्या करे, पौधा सांस के जरिए पूरी खींच ले? ऐसा नहीं है, पौधा उसका इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नहीं कर सकता। पौधा नाइट्रोजन का इस्तेमाल केवल तब कर सकता है जब वह नाइट्रोजन उसको घुलित अवस्था में मिट्टी के अंतर्गत मौजूद मिल जाए और उसको वो अपनी जड़ों के जरिए अवशोषित कर सके, है ना। तभी इस तरह के खाद्य पदार्थों में वो प्रोटीन का भी निर्माण कर पाएगा। तो उसे जो प्रोटीन का संश्लेषण करना है या हम कहें नाइट्रोजन का उपयोग है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो पौधे में नाइट्रोजन के लिए जरूरी है, यानी मिट्टी के अंतर्गत कई सारे ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। जैसे कि एक जीवाणु का नाम है राइजोबियम। तो राइजोबियम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये मुख्यतः दाल या हम कहें फलियों के अंतर्गत ही मिलता है, जैसे दाल हो सकती है, सेम हो सकती है, कई सारी ऐसी फलियां, ठीक है। तो राइजोबियम एक महत्वपूर्ण जीवाणु के रूप में कार्य करता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारक बनता है और पौधों को नाइट्रोजन से जोड़ता है। और अभी हम आगे सहजीवी संबंध में इस पर और विस्तार से बात करने वाले हैं। अब एक अन्य जो टॉपिक है इसमें जुड़ा हुआ है सब टॉपिक, वो है पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं। तो एक विधि आपने देख ली कि अपना भोजन स्वयं निर्मित करना है, अपना भोजन बना करके उस प्रक्रिया को करना है ना। तो वो स्वपोषण है और जीव कौन सा कहला रहा है? स्वपोषी कहला रहा है। लेकिन कई सारे ऐसे दूसरे पादप हो सकते हैं जिसमें क्लोरोफिल ना पाया जाता हो, और जहां क्लोरोफिल नहीं मौजूद होगा आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए अब तक कि वो पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, यानी अपना भोजन नहीं बना पाएगा। वो पौधा कौन सा पौधा होगा? आपने शुरू में क्या पढ़ा? उसको कहते हैं विषम पोषी प्रणाली के तहत वो आएगा, ठीक है। विषम पोषी प्रणाली के तहत आएगा क्योंकि उस पोषण में शामिल नहीं है, खुद से भोजन नहीं बना रहा। अब आप यहाँ पर एक पेड़ देख रहे हैं, है ना। ये पेड़ है, इसमें आपको कुछ पीले पीले रंग की इस तरह से कई सारी संरचनाएं या कुछ लताएं जो है लटकती हुई दिख रही हैं, दिख रही हैं। ये है अमरबेल, ठीक है। अमरबेल की खास बात यह है कि किसी तरह के पौधे या बड़े पेड़ के साथ जुड़ जाती है और इसके जो पोषक तत्व हैं उनको अपने अंदर खींचती रहती है, इसके पोषक तत्वों का इस्तेमाल खुद कर लेती है। तो ऐसी कोई भी बेल या ऐसा कोई भी पादप जो किसी दूसरे पादप के साथ जुड़ करके अपना भोजन प्राप्त कर रहा है और इसको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है, अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? परजीवी। ये परजीवी है अमरबेल। और वह जो पौधा है जो इसको इस तरह से पोषण प्रदान कर रहा है, जिसके तहत ये पोषण ले रही है, वो है परपोषी, जो दूसरे को पोषण दे रहा है। तीनों शब्द क्लियर हुए आपको? ये कौन है? परपोषी है, ये विषम पोषी प्रणाली के तहत आते हैं, और ये परजीवी है अमरबेल, जो उससे जुड़ करके उसको कोई लाभ नहीं दे रही, केवल उससे पोषण प्राप्त कर रही है। ये है परजीवी। अब आपने कुछ अन्य तरह के जीवों के बारे में या पादपों के बारे में सुना होगा, है ना। क्या आपने ऐसा सुना है कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो किसी तरह के दूसरे जीवों का भक्षण कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं, आपने सुना ही होगा। उन्हें हम क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधे। तो कीटभक्षी पौधों की खास बात यह है कि उनकी जो पत्तियों का आकार है वो कुछ इस तरह से बदल जाता है। अगर हम एक उदाहरण के रूप में इस घटपर्णी
कीट पक्षी पौधे का आकार देखें तो ये घड़े के जैसी जो आपको संरचना दिख रही है, ये क्या है, ये इसकी पत्तियां ही हैं जो घड़े जैसी हो गई हैं, है ना। और जो पत्ती के आगे का भाग है वो आपको यहाँ इसके ऊपर ढक्कन जैसा दिख रहा होगा। अब कोई भी कीट पतंगा अगर इसकी ओर आएगा तो इसके अंदर कुछ ऐसे रंध्र होते हैं जो नीचे की ओर मुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ही वो अंदर इसके गिरेगा, इसकी ओर आकर्षित होगा, इससे कई बार इस तरह की चमक या महक आती रहती है कि वो आकर्षित हो जाते हैं। अब देखिए कुदरत की बनावट ही ऐसी है, नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है कि ताकि वो अपने आप में किसी दूसरे जीव को आकर्षित कर सके, और जैसे वो चलते हुए इधर की ओर आएगा, इधर बैठेगा तो इसके अंदर गिर जाएगा। अब यहाँ पर एक द्रव भरा हुआ है जो चिपचिपा गाढ़ा है, ठीक है, ये उस जीव को सीधा सीधा गिरते ही पचाना शुरू कर देगा। और चूंकि वो अंदर जाएगा, और मैंने आपको बताया कि अंदर इस तरह से कुछ कांटे जैसी संरचनाएं नीचे की ओर मुड़ी हैं, अधोमुखी हैं, तो वो जीव ऊपर की ओर चढ़ नहीं पाएगा। जब चढ़ नहीं पाएगा तो अंदर ही रह जाएगा और ढक्कन बंद होगा और ये उसको पचा लेगा। अभी ऐसा क्यों कर रहा है? एक प्रश्न ये भी है कि आखिरकार कुछ पौधे कीट भक्षी क्यों हो जाते हैं? तो कुछ पौधों में नाइट्रोजन या अन्य तरह के जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी पाई जाती है, और उनको पूरा करने के लिए फिर ये इस तरह की प्रक्रिया को अपनाते हैं और अपने स्वरूप में परिवर्तन करके कीट भक्षी जैसे पौधे बन जाते हैं। ये आमतौर पर ऐसी ही मिट्टी में उगते हैं जहां पर पोषक तत्वों की कमी होती है, इसीलिए इनका स्वरूप इस तरह से परिवर्तित हुआ आपको दिखता है। कुछ उदाहरण है, जैसे कि एक उदाहरण है वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा उदाहरण है सनड्यू, ठीक है। कुछ और भी उदाहरण आप ऐसे सोच सकते हैं और चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें एक अगला जो टॉपिक आएगा या सब टॉपिक आएगा वो है मृत जीवियों का। तो आप जब भी कभी बाजार गए होंगे तो आपने कुछ इस तरह के पैकेट सब्जी वालों के पास बिकते हुए देखे होंगे, जिनको आमतौर पर मशरूम कहा जाता है। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ सड़े गले कुछ लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हों तो वहाँ पर आपको ये कुकुरमुत्ते भी इनको बोलते हैं, लोकल क्षेत्र में उगते हुए से दिख जाते हैं, है ना। ऊपर छतरी जैसी होती है, ऐसे कुछ ऐसे, है ना, देखे होंगे। तो ये आपको उगते हुए दिख जाते हैं। ये हो गया सड़ी गली वस्तुओं पर उगा हुआ छत्रक, मशरूम कहलाता है, या इसको कई लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली क्या है, कवक या फंजाई की एक प्रजाति कह सकते हैं आप इसको। तो कई सारे कवक या फंजाई ऐसे हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं, कई ऐसे हैं जो नुकसानदायक हैं। तो अगर आप कभी नमी वाले मौसम के आसपास, नमी और उष्ण दो स्थितियां आवश्यक होती हैं, ठीक है। जब भी कभी नमी वाला एरिया होगा, खासतौर से जब आप वर्षा ऋतु का आगमन देखते हैं, कभी वर्षा शुरू हुई और गर्मी बहुत तेज थी, फिर बारिश हो गई तो नमी भी हो गई और गर्माहट भी बहुत है। ऐसे समय काल में अगर आप किसी ब्रेड का अवलोकन करें, अगर आप ब्रेड को ऐसे ही खुला छोड़ दें, ठीक है, तो ब्रेड पर क्या होगा, कुछ इस तरह से हरा रंग, मटमैला रंग या एक रुई जैसी परत जमने लग जाती है। आपने कई बार देखा होगा घरों में, उसे क्या कहते हैं, कवक लग गया या फंगस लग गया। ये वही है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो इस तरह रुई जैसी चीजें बनाते हैं, फफूंद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि उसके ऊपर बैठ करके, जैसे ही कोई ब्रेड या ऐसा कोई भी पदार्थ पड़ा हुआ है जो सड़ रहा है या मृत है, उस पर बैठ करके फिर इस तरह का एक लिबलिबा पदार्थ छोड़ते हैं, तरल पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे ये काफी गीला हो जाए और उसको ये पोषक तत्वों के रूप में खाना शुरू कर दें। और ऐसा करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मृत जीवी कहा जाता है। और ऐसे पोषक तत्वों को या ऐसे पोषण को क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण। तो इसका उदाहरण है, कई सारे ऐसे कवक हैं जो मृत जीवी पोषण के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो आपने ऐसा अक्सर देखा होगा। चलिए अब एक और इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक है वो है सहजीवी संबंधों का, ठीक है। तो सहजीवी संबंध क्या है, जहां पर किसी दो जीव मिलकर के आपस में एक दूसरे को आवास और पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं, यानी दोनों का एक दूसरे के साथ परस्पर लाभ सुनिश्चित होता है। तो कई सारे ऐसे कवक हैं जो किसी दूसरे पेड़ पौधों के साथ जुड़ते हैं, पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और उनको लाभ पहुंचाते हैं, और बदले में उनसे संश्लेषित खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनको पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है लाइकेन का। लाइकेन जो आपने सुना होगा वो बेसिकली शैवाल और कवक के साथ मिलकर के बनता है। तो शैवाल के पास यहां पर क्लोरोफिल है, ठीक है, और जो कवक है वो इसको जल और अन्य तरह के खनिज पदार्थ या पोषक तत्व प्रदान करेगा। अब ये इसके लिए भोजन का निर्माण करेगा, और भोजन का निर्माण करने के बाद जो उसका लाभ है, संश्लेषित खाद्य है, वो कवक को प्रदान करेगा। इसी तरह मैंने आपको एक उदाहरण राइजोबियम का बताया था, ठीक है।
तो राइजोबियम क्या करता है, दालों के साथ जुड़ जाता है, फलीदार सब्जियों के साथ जुड़ जाता है और फिर वहां पर जाकर के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है और बदले में उनसे कुछ चीजें प्राप्त करता है। तो एक प्रश्न ये भी होता है कि मिट्टी के अंतर्गत जब खाद्य पदार्थों की कमी होने लगती है ना, मिट्टी में, क्योंकि अगर आपने कभी बागवानी देखी हो अपने घरों में, तो क्या करते हैं, जो गमलों में पौधे लगे होते हैं कुछ समय के बाद हमें उनमें खाद डालनी पड़ती है। क्यों डालनी पड़ती है ये खाद? क्योंकि मिट्टी में कुछ पोषक तत्व होते हैं और एक निश्चित समय के बाद, क्योंकि वह मिट्टी एक गमले में स्थिर है, तो उसके अंतर्गत जो पोषक तत्व मौजूद होंगे वो पौधे के द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे एक निश्चित समय में, और फिर वो मिट्टी किसी काम की नहीं रहेगी और पौधे की जो वृद्धि है या उसका जो पोषण है वो रुक जाएगा। इसलिए आवश्यक होता है कि हम उसमें खाद पदार्थ डालते रहें, और खाद्य पदार्थ में फास्फोरस, नाइट्रोजन, इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं जिसके जरिए पौधा अपने प्रकाश संश्लेषण जैसी स्थितियों को पूरा कर पाता है। तो अगर हमें ये ज्ञात हो जाए कि किस पौधे को किस तरह के पोषण की आवश्यकता होती है, हम उसमें उसी उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ वगैरह मिला सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा क्या तरीका है, यानी मिट्टी में पोषकों की पुनः प्राप्ति किस प्रकार होती है? तो उर्वरक और खाद एक तरीका है, और दूसरा तरीका नाइट्रोजन जैसी चीजों के लिए अगर हम देखें तो राइजोबियम जैसे जो जीवाणु है उनका उपयोग मिलता है, और राइजोबियम किसानों के लिए बहुत लाभकारी होता है और फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है। इसलिए कई बार दाल की फसल में आप देखते हैं कि मिट्टी के अंतर्गत हमें दोबारा से खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि फसल से जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है उसमें ये जीवाणु लाभकारी होगा। तो आज के टॉपिक में आपने कई सारी चीज़ों को समझा है, और इसमें आपने मृत जीवियों के बारे में पढ़ा, परजीवी के बारे में पढ़ा, है ना, और आपने कीटभक्षी पौधों के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ों को आज हम इसके तहत ही यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। और अब एक जो चार्ट इस पुस्तक की विशेषता है कि आपने क्या सीखा, यानी अगर आप जल्दी से इस टॉपिक को समराइज करेंगे तो आपको फिर से क्विक रिवीजन हो जाएगा अभी इसी वक्त। तो क्या क्या सीखा आपने? कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता है, जिसका उपयोग वे अपने वृद्धि और शरीर के रखरखाव के लिए करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। हरे पादप CO2, जल, खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण में करते हैं। खाद्य संश्लेषण का मतलब क्या हुआ? भोजन का निर्माण या एक तरीके से स्टार्च का निर्माण, जिसे आप मंड भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अगर ये दो चीजें ना हो तो खाना बनाने की प्रक्रिया जो खाद्य संश्लेषण है वो नहीं हो पाएगा। अगला, कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट जैसे जो जटिल रासायनिक पदार्थ है वो इसके बदले हमें मिलते हैं। अब देखिए, ये मत कहिएगा कि सर कृत्रिम रूप से लैब के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश की नकल करके चीज़ों को विकसित किया जा सकता है, वो एक अलग तरीका है, लेकिन जो मूल प्राकृतिक तरीका है वो यही है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अल्टीमेट रूप से सूर्य जो है हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और हमारे भोजन का भी एक प्रमुख स्रोत है। अगर सूर्य ना हो तो हमें भोजन प्राप्ति के लिए जो साधन है वो हमारे नष्ट हो जाएंगे और हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। अब जो कवक है वो अपना पोषण जो है मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृतजीवी कहलाते हैं क्योंकि वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं। और अमरबेल जैसे जो पादप है वो कौन है? वो परजीवी हैं, जो दूसरे को लाभ भी नहीं पहुंचा रहे, उससे केवल लाभ ले रहे हैं। तो वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अंतिम लाइन, कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। हम मनुष्य के रूप में क्या हैं? हम भी हैं विषमपोषी। अब अभ्यास के लिए कुछ बहुत सारे प्रश्न होंगे इस टॉपिक में, जल्दी से देख लीजिए ताकि आप अभ्यास कर सके। अच्छा, एक बात और है, अगर इस वीडियो को सुनने में आपको ऐसा लगता है कि मेरी गति थोड़ी धीमी है, हो सकता है आपको ऐसा लगे, हो सकता है सामान्य लगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए। अगर लगता है गति थोड़ी धीमी है, आप उसको 1.25 जो x है, जो स्पीड है, उसको बढ़ा लीजिए और आराम से आप चीज़ों को देख पाएंगे। क्योंकि कक्षा छोटी है इसलिए हो सकता है कि चीज़ें आपको बहुत स्लो बढ़ती हुई दिखे। ठीक है, तो जल्दी से रिवीजन के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, आपको इसका उत्तर देना है। जल्दी से यहाँ पर ही लिख सकते हैं, भाई भोजन किस लिए चाहिए आपको, पोषण किस लिए चाहिए? शारीरिक वृद्धि के लिए। मैं केवल इशारा करूंगा, आगे के आपको खुद करने हैं। परजीवी एवं मृतजीवी में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? खैर जी वाला आप छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है।
हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण के प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब देखिए ये चीज़ें आपको जरूरी क्यों है, आप अपनी मेमोरी को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। अभी आपने जस्ट सेशन देखा है, अगर आप अभी हाल इसको सॉल्व करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलने वाले, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस सेशन में यानी प्रैक्टिस के तौर पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोरी में आपने लिया और वापस कितनी जल्दी निकालते हैं, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम के अंतिम दिन में आपके लिए काम आएगा। जब आप कोई भी उत्तर लिखने बैठेंगे तो जो डेटा पीछे पड़ा हुआ है दिमाग के में, मेमोरी में है, वो बाहर कैसे आएगा, तो उसका भी एक कनेक्शन बनाना होता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, भले ही इस प्रश्न पर करें या किसी भी प्रश्न पर करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं। अगला, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं और किस चीज का उत्पादन करते हैं। इसी तरह इसमें आपको ये बताना है कि पारिभाषिक शब्द क्या होगा। पीत दुर्बल तने वाले परजीवी पादप को क्या कहते हैं, पीले रंग के कमजोर तने वाले, और इसका उदाहरण आया है भी पीछे, ठीक है। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है उसको क्या कह सकते हैं। इसी तरह वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है ना, उन्हें क्या कहते हैं। आपको पीछे बताया था उस चित्र में, अगर नहीं बताया तो जाकर के देख लीजिएगा। अगला क्या है, कुछ सही गलत वाले निशान है। अमरवेल किसका उदाहरण है, आपको बता देना है। स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का या परपोषी का। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादपों को क्या कहते हैं, या उनका पादप का एक नाम है, इसमें से आपको बताना है कौन सा है ना। इसी तरह आपको अब ये अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको आपको मिलान करना है, तुरंत के तुरंत मिला दीजिए कॉलम ए और कॉलम बी को। क्लोरोफिल, जीवाणु, नाइट्रोजन, परजीवी, परपोषित कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स करने हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है या नहीं होती। अगला, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं या नहीं कहलाते। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, क्या नहीं है या है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरण हो जाता है, और ये अंतिम ही है दोनों। सही विकल्प के लिए, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु से CO2 ली जाती है। और अंतिम, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो क्या है, इसमें से कौन सा है। देखिए एकदम पूरा क्रक्स निकल आया है इसका। जितने एक एक शब्द मैंने बोले थे, हर शब्द को एक प्रश्न में बदल दिया गया है। सॉल्व कर लीजिए, चैप्टर यहीं पर आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर में अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इतना प्यार आपने पिछले सेशन को दिया है, वास्तव में आपको कितने लाभकारी ये सेशन साबित होते हैं। इसके साथ ही अगले वीडियो को लाना हमारे लिए और आसान होगा, ठीक है। तो इसको पढ़िए, अच्छे से अभ्यास कीजिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ विराम लेते हैं, शुक्रिया।